हेलो, कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 229 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग अपने थर्ड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के लिए उसी केव में चला गया होता है। तो चलो देखते हैं क्या लू फेंग उस थर्ड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाता या फिर नहीं। और अब फिर हमें सीन चेंजर केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग कहता है कि मैंने वीरपुर कोर में 30 दिनों तक वहाँ के ऑरा को एब्जॉर्ब किया है और मेरी बॉडी ऑलरेडी सैचुरेटेड हो गई है। और वो जाके एक स्टोन पे बैठ जाता है और अपनी आंखों को एंटीसेप्शन से बढ़कर कहता है कि काश मैं आज ये थर्ड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। और अब फिर वो कहता है चलो इसको शुरू कर। तो लू फेंग इसे थर्ड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस शुरू कर देता। और यहाँ पे लू फेंग ने तो इस प्रोसेस को बहुत बार कर लिया था अपने गोल्डन हॉर्न बेस की तरह से। और लू फेंग इसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता और इसमें भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता। और ये दर्द गोल्डन हॉर्न बेस के 97 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करके देखा जाए तो उससे कम ही था, लेकिन ये दर्द वो सह तो सकता था। वैसे मिनट सेकंड ऐसे ही करके पास होने लगते हैं और ब्लड रेड एनर्जी उसके ब्लड रिवर क्रिस्टल से निकल के उसके बॉडी में जाने लगती है और वो ब्लड रिवर क्रिस्टल का कलर फेंट होने लगता है और उसमें से सारी एनर्जी निकल के लू फेंग के बॉडी में जाने लगती है। और फिर ऐसे ही करके फाइनली वो सारी एनर्जी लू फेंग के अंदर चली जाती है। हमें उस ब्लड रेड क्रिस्टल को दिखाया जाता जिसमें से पूरी एनर्जी निकल चुकी थी और ये खाली ग्लास जैसा, कांच के जैसा लग रहा था। और ये लू फेंग का थर्ड क्रिस्टल का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता। में लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है फाइनली मैं सक्सेस हो गया और ये बहुत ही अच्छा, मुझे फील भी बहुत अच्छा आया। इसका पूरा बॉडी में पावर फ्लो हो रहा होता है, उसकी ओरिजिन लॉ और कॉम्प्रिहेंशन भी धीरे धीरे करके सब चीज़ बढ़ने लगती है। यहाँ पे एक और पॉइंट था कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पॉइंट्स भी यहाँ वैल्यूबल थे और यहाँ पे फिर से वही सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है जिससे मैं फिर से स्किप करता हूँ। फिर यहाँ पे हमें एक और चीज़ बताई जाती है कि यूनिवर्सल लेवल में यहाँ एक क्रिस्टल भी एक्वायर करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ तक कि अनडाइंग बैंक जैसे ट्रू यान एम्परर जो कि लू फेंग के मास्टर हैं, जो कि अपने टेलीपोर्टेशन को अचीव कर चुके हैं, उनके लिए क्रिस्टल आसान करना बहुत ही आसान है। मतलब कि लू फेंग अभी यूनिवर्सल स्टेज में, इसलिए उसके लिए मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग इन सब के बारे में सोचने लगता है और सोचता कि आखिर इस क्रिस्टल की कीमत कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि लू फेंग जानता था कि ये क्रिस्टल सिर्फ यहीं पे मिलता है यूनिवर्स में और कहीं भी नहीं मिलता। इस क्रिस्टल को बेचा और खरीदा भी नहीं जा सकता है। लू फेंग सोचता कि क्या होगा अगर मैंने इसे बेच दिया या फिर क्या होगा। फिर लू फेंग ऐसे ही कई सारी चीज़ों के बारे में बात करता है, तो इसे मैं स्किप करता हूँ। फिर लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस में अपने उस क्रिस्टल के बारे में सोच रहा था, इसके पावर को देखकर। और यहाँ पे लू फेंग फिर से ये डिसाइड करता है कि इसे बेचना या फिर नहीं, मैं वापस जाकर ये पता कर लूंगा। फिर लू फेंग अपने थर्ड क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी बॉडी कंडीशन को देखता है, जहाँ पे उसे उतना ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो होते हुए नहीं दिख रहा था, बस हाँ थोड़ा सा बदला हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लड रेड इनकार्विंग उसके बेयर चेस्ट पे नजर आने लगती है, जो कि एक कंप्लीट इनकार्विंग होती है और बहुत ज़्यादा वंडरफुल लग रहा था। लू फेंग अपनी आंखों को बंद करता है और वहाँ के एंडलेस यूनिवर्स का फील लेने लगता है। वहाँ पे रिपर्स उसको कई सारे लौके दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, ग्राउंड, विंड, लाइट, थंडर, स्पेस, टाइम। और आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे लू फेंग के पास डायमंड बॉडी है, तो लू फेंग के पास क्या डायमंड ऑरिजिन लॉ है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। डायमंड ऑरिजिन लॉ नहीं होती, ये एक बॉडी की खासियत होती है और यहाँ पे यही सिर्फ ऑरिजिन लॉ में कंसीडर किया जाता है। लू फेंग कहता है कि मैं इन सबको पहले के मुताबिक और भी क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। और लू फेंग ऐसी सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। फिर लू फेंग कहता है चलो मैं अपने शॉट को देता हूँ और देखता हूँ क्या मैं फोर्थ क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाता हूँ या फिर नहीं। और फिर वो कहता है कि इसके बाद मैं 98 क्रिस्टल को गोल्डन और बेस में एब्जॉर्ब करके देखूंगा, देखता हूँ क्या ये हो पाता है या फिर नहीं। और अब फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है,
जहाँ पे लू फेंग का अर्थ बॉडी 4 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है और वो आधा सफल तो हो जाता है लेकिन वो आधे में ही फेल हो जाता है। वहीं पे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि अपने 98 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है लेकिन लू फेंग के अर्थ के बॉडी के जैसा ही वो भी मिडवे में फेल हो जाता है। लू फेंग हंसते हुए कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। फिर वो अपने कॉन्शियसनेस के बारे में सोचता है कि मेरे 8 से 10 सालों के बाद मैं ये प्रॉब्लली इतनी पावर मेरी विल पावर की हो जाएगी कि मैं 98 क्रिस्टल को अपने किलिंग और विल पावर की मदद से एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। इसमें इतना रश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लू फेंग की लाइफ स्पैन देखी जाए तो यहाँ से किसी भी नॉर्मल ह्यूमन सेक्टर लॉर्ड से 10 टाइम्स ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेक्टर लॉर्ड मान लो 10 साल जीता है तो गोल्डन हॉर्न बेस के रहते वो 100 साल तक जी सकता है। बस ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पे लू फेंग कहता है 100 ब्लड रिवर क्रिस्टल ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं इसको कर पाऊंगा। और लू फेंग कहता है तो मेरी अर्थ बॉडी अब एक ब्लड वॉरियर बन चुकी है और मेरी सेकंड मिशन यही है कि 3 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद एक ब्लड वॉरियर बनना और वहां पे इसी को करके एक ब्लड रिवर मेडल लेना है। मतलब ये कि लू फेंग जब ये ब्लड रिवर क्रिस्टल को 3 बार एब्जॉर्ब करेगा तो वहां जिस ऑर्गेनाइजेशन से उसने सब चीज किया है उसे एक ब्लड रिवर मेडल मिलेगा जो कि ये प्रूफ होगा कि हाँ ये ब्लड रिवर वॉरियर बन चुका है। फिर कहता है चलो मैं इसको करता हूँ, फिर मेरे पास 100 के पॉइंट्स आ जाएंगे। लू फेंग इन सब के बारे में सोचता है और वो अपने ब्लड रिवर मेडल को लेने के लिए गॉड बाकी की ओर निकल जाता है। लू फेंग इन सब के बारे में सोच रहा होता है कि उसे ये सब कैसे करना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारे नंबर 1 नंबर 2 जो कि सेक्टर लॉर्ड के बंदे होते हैं और वो लू फेंग पे नजर भी बनाए हुए थे। फिर वो लोग बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 से कहता है कि तुम 97 के बारे में क्या सोचते हो। तो यहाँ पे नंबर 2 कहता है कि इतने साल से वो एक ही जगह सेम स्पॉट पे बैठा हुआ है और वो उस ऑरा विलपुर से बिल्कुल ही हिला नहीं है। और यहाँ पे वो दोनों 10 किलोमीटर के दूर से बात कर रहे होते हैं अपने कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के बारे में भी जान रहे थे, एक दूसरे की लोकेशन के बारे में भी जान रहे थे, जिसके मर्तबा उन्हें लू फेंग की लोकेशन का भी पता था कि वो इतने सालों से एक ही जगह पे बैठा हुआ है। आपको तो पता ही है लू फेंग एक ही जगह पे क्यों बैठा हुआ था। और अब फिर यहाँ पे वो लू फेंग के बारे में बात करने लगते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि वो एक ही जगह पे बैठ के अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दे रहा है, अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, तो हम शायद उस पर विश्वास कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऐसी बात करके उनमें खत्म हो जाती है। और अब फिर हमें सीन चेंज का वास्ट डेप को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग आता है। यहाँ पे वो ब्लड गॉड गार्ड्स 97 होता है, वो अपने लॉर्ड से मिलने आया हुआ होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पे बोलता है, ये एक उसके माइंड में आवाज आती है कि अभी रुको। फिर लू फेंग यहाँ पे समझ जाता है कि एआई की वॉइस है और यहाँ पे लू फेंग को रुकना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ब्लड गॉड अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और यहाँ पे किसी को भी अंदर जाना अलाउ नहीं था, इसी कारण लू फेंग को अभी एआई से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करवाना था। और अब फिर थोड़ी देर बाद एक मैजेस्टिक वॉइस आती है जो कहते हैं लू फेंग के कानों में कि मैं 5th लेवल पे हूँ, अंदर आ जा। और फिर लू फेंग वहाँ सीढ़ियों से चलकर 5th लेवल तक पहुँच जाता है और हमें सीन चेंज कर 5th लेवल के फर्स्ट लेवल पैलेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है। वहाँ पे कई सारी डिजाइनें भी हुई होती हैं और वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ होता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और वो कोई और नहीं ब्लड गॉड बाकी होता है। वहीं उसके बगल में ही कई सारे थ्रोन्स लगे हुए थे जिसपे कि वाइल्ड टॉल बीस्ट क्यून्यू होता है जो कि बीस्ट होता है। और वहां पे वो सब बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने घुटनों पे झुक के उसको ग्रीट करता है और कहता है ग्रीटिंग लॉर्ड किन्यो। और यहाँ पे मुझे लू फेंग पे हंसी आ रही है कि लू फेंग को एक बीस्ट के सामने झुकना पड़ रहा है, लेकिन क्या करें, जिसके पास पावर होती है उसके पास तो झुकना ही पड़ता है। फिर हमें ब्लड गॉड बाकी को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है 97 आखिर मसला क्या है। तो लू फेंग कहता है कि लॉर्ड मैंने अपने 3 ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है, मैं एक ब्लड रिवर वॉरियर बनने का बहुत ही सपना था और यहाँ पे मैं ब्लड रिवर मेडल को एक्वायर करने आया हूँ। मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि मैं आपसे ब्लड रिवर मेडल ले सकूं। ये सुनकर ब्लड गॉड बाकी भी शॉक हो जाता है, उसे विश्वास नहीं होता कि सच में उसने अपने 3 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया। और वहीं पे हमें क्यून्यू को दिखाया जाता जो कि लू फेंग को देख
देख रहा होता है और बाकी उससे कहता है कि क्या तुमने अपने थ्री क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ से उसे 97 के टैलेंट के बारे में तो पता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका 97 गार्ड अपने थ्री क्रिस्टल को इतनी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी झुका हुआ होता है और वहाँ पे लू फेंग अपने चेस्ट को दिखाता है, जहाँ पे वो आर्मर हटते हैं उसके बेयर चेस्ट को दिखाया जाता है जिसपे की मिस्टीरियस एनर्जी और ब्लड रेड इनकार्विंग बनी हुई होती है। हमें बाकी को दिखाया जाता है जो इसको देखकर शॉक हो जाता है, स्माइल देते हुए क्या था 97 बहुत खूब बहुत खूब। और हमें यहाँ पे उन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जिनमें क्यों नहीं हुआ होता, वो भी उसको देख रहा होता, वो भी क्या था बहुत अच्छे। और अब हमें उसी पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी भी नील डाउन होता है और बाकी लू फेंग की तरफ देखते हुए उससे सेटिस्फाइड होते हुए कहता है कि ब्लड रिवर बाकी यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये यूनिवर्स में वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और कैसे ऐसे बहुत सारे ह्यूज पावर अपने जीनियसेस को न्यूचर कर रहे हैं और वो एक दूसरे से कम्पिटिट करते हैं, लेकिन ये बहुत ही प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ नेचर। यहाँ ब्लड रिवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ इस वर्ल्ड में 10 मिलियन वर्ल्ड सिटीज मौजूद है पूरे कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे काउंटलेस सेक्टर लॉर्ड है, यहाँ पे एक दूसरे से लड़ते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई जीनियस भी आ गया तो उसे एक दूसरे से लड़ना पड़ता। और यहाँ पे ऐसी सारी चीजें बताई जाती है जिसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर बाकी खड़े हुए होते कहता है कि 97 तुम एक क्लाउड लेवल 9 मतलब यूनिवर्सल लेवल 9 के बंदे हो और तुमने एक डोमेन लॉर्ड लेवल 1 के ब्लड डेमन को हराया है, इसलिए वो कहता है कि तुमने अभी थ्री ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया। तुम्हारी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा फास्ट है और तुम्हारी टैलेंट के कंसीडर देखा जाए तो पूरे अनडाइंग स्ट्रेन के अंदर तुम टॉप मोस्ट जीनियस कहलाने के लायक हो। वो कहता है कि अगर तुम मेरे अंडर रहोगे तो तुम बड़े अच्छे से न्यूच्योर हो पाओगे और तुम अगर मुझसे लोअर रहोगे तो मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करने वाला हूँ। फिर लू फेंग भी झुकते हुए कहता है कि थैंक यू लॉर्ड, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ही सपोर्ट करूँ। ये सुनकर बाकी की चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बाकी भी हंसने लगता है। और अब फिर वो ऊपर की तरफ देखते हैं और लू फेंग को खड़ा करते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छे से मेहनत करना, तुम्हें पहले डोमेन लेवल में ब्रेक थ्रू करना। और बात रही ब्लड रिवर क्रिस्टल की तो मैंने वर्ल्ड सिटी को पूरी तरह से टेक ओवर नहीं किया है। यहाँ पे जितने भी मेडल मेरे पास थे उससे मैंने बाकी सबको दे दिया। ये सुनकर लू फेंग भी स्टन हो जाता है, वो शौक होता है कि क्या सारे मेडल सबको दे दिए हैं, मतलब ये कि बाकी के पास अभी कोई भी ब्लड रिवर क्रिस्टल नहीं है। फिर बाकी जब लू फेंग को देखता है कि जब उसने सुना कि मेरे पास ब्लड रिवर मेडल्स नहीं है तो लू फेंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो कहता है 97 तुम बच्चे, जब तुमने सुना कि मेरे पास कोई मेडल्स नहीं है तो तुम्हारे एक्सप्रेशन चेंज हो गए। मैं तुम्हारे डाउट को समझ सकता हूँ, मैंने सुना कि तुम बड़े ही हुए ताकि तुम बड़े होकर ब्लड बैक वॉरियर बन सको और जबकि मर्तबा यहाँ पे तुम्हारे पास ब्लड लिवर मेडल नहीं है तो तुम इसे सुनकर तो ऐसे निराश हो गए होंगे। और वो कहता है कि ये सिर्फ एक मेडल है, वो उनको ही मिलता है जो कि इनके पास थ्री क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेते हो, इसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। तुमने तो पहले ही उसको एब्जॉर्ब कर लिया और यहाँ पे तुम्हारा टारगेट है बाकी सबसे बहुत आगे निकलना। फिर वो कहता है कि मेरे पास अभी तो नहीं है लेकिन मैं अनडाइंग स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि वो मुझे कई सारे मेडल्स ला के दे देंगे। और वो कहता है मुझे लगभग 10 दिन लगने वाले या फिर उससे जल्दी ही हो जाएगा या फिर 6 से 7 दिन में मुझे वहाँ के द्वारा मेडल्स को भिजवा दिया जाएगा, फिर मैं तुम्हें एक मेडल जरूर दूंगा। ये सुनकर लू फेंग भी खुश हो जाता है, उनके सामने झुकते हुए कहता है थैंक यू लॉर्ड। और अब फिर बाकी भी कहता है जाओ अपने ब्रेक थ्रू करो डोमेन लेवल में और फिर तुम अपने 2 ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना, वो उसको दे देता। फिर वो वहां से निकल जाता, लू फेंग भी वहां से निकल जाता और यहाँ पे बाकी भी स्माइल कर रहा था कि उसके हाथ तो बहुत बड़ा जीनियस लग गया। फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि अपने 5th लेवल पे था और उसने कई सारे ब्लड गॉड गार्ड्स भी वहाँ पे मिले जो कि क्यूरियस थे कि बाकी आज इतना खुश कैसे हैं। और यहाँ पे वो लोग लू फेंग से पूछते, लू फेंग भी वो सारी चीजें बता देती है। यहाँ पे वो सब सुन के भी शौक हो जाते हैं और लू फेंग कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ब्लड गॉड बाकी से मिला हूँ और वो जब मिले थे तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल और बहुत ज़्यादा कोल्ड थे और उन्होंने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन जबकि मर्तबा इतने सालों के बाद जब मैंने अपने थ्री क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर दिया है तो उनके नजरिया में था ब्रो तो उनकी देखने की नजरिया में तब बहुत ही उनकी देखने की नजरिया में तब बहुत ही अच्छी हो गई है और ये एक ट्रस्ट का निशानी है।
लेकिन यहाँ पे लू फेंग को भी बहुत अच्छे से पता था कि ब्लड गॉड बाकी उन्हें पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते, मतलब थोड़ा सा ट्रस्ट करते थोड़ा सा नहीं करते, क्योंकि अभी के दरमियान भी लू फेंग पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। और फिर लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता और क्या था कि बाकी मैं यहाँ ब्लड रिवर वर्ल्ड में नहीं रहने वाला हूँ, मेरी एरिया और भी ज़्यादा ऊपर होने वाली है, मैं जब मेडल ले लूँगा तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा और जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। फिर लू फेंग अपने पिट क्वार्टर्स की ओर निकल जाता और यहाँ पे हमें बाकी को दिखाया जाता जो कि अनडाइंग स्ट्राइन में उसी रिवर मेडल्स के लिए भेजता है कि हमें कुछ मेडल्स की ज़रूरत है और वो लू फेंग के लिए होती है। फिर हमें अनडाइंग स्ट्राइन का सीन दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट गॉड रून्स का एक कोर रीजन होता है और वहाँ का एरिया बहुत ही बड़ा होता है। वहाँ कई सारे माउंटेन रेंजेस, ओकेनेजनल स्वैम्प्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, ह्यूज पिट्स से सारी चीजें होती है 10 मिलियन किलोमीटर के एरिया में। और वहाँ का किलिंग और अभी चारों तरफ फैला हुआ था और वहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी, मतलब कि वहाँ पे किलिंग इंटेंसिटी इतना ज़्यादा था कि कोई भी नॉर्मल बंदा जाता तो पागल हो जाता। और फिर हमें वहाँ पे कोर को दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रोलिंग रेड सन होता है, ये पूरे रीजन में फैला हुआ होता है। और फिर हम वहाँ के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे बंदे होते हैं और उस सेंटर में 10,081 व्हिर्लपूल मौजूद होती है। यहाँ पे इसके बारे में ऐसी ही कई सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि उतनी खास बात नहीं है और ये वैसे ही है जैसे कि आपने लू फेंग की जर्नी में देखा था, तो मैं इसको भी स्किप करता हूँ। और फिर हमें सीन चेंज कर अनडाइंग श्राइन मैजेस्टिक एंड टॉल लेवल 9,829 पैलेस को दिखाया जाता है जहाँ पे हमें एक ब्लैक आर्मर स्लिट हाउस एक थ्रोन के सामने खड़ा होता है, उसके सामने झुकते हुए क्या था यूके। और यहाँ पे हमें एक व्हाइट यूनिफॉर्म मैन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा कहता है कि हमें यहाँ पे 10 ब्लड रिवर मेडल्स की जरूरत है और यहाँ पे वो बंदा कहता है हम तुम जाओ ये लो 20 ब्लड रिवर मेडल्स को और जाओ तुम इसे सबसे फास्ट स्पीड से बाकी को दे आओ। और हमें व्हाइट क्लोथेड बंदा को दिखाया जाता है जो इसके सामने झुकता है, वो कहता है यस ग्रेट गॉड। और यहाँ से वो व्हाइट बंदा वहां से निकल जाता है और यहाँ पे वही मेडल्स होती है जो कि बाकी ने उसे मंगवाने के लिए कहा होता है। फिर हमें यहाँ पे ऐसे कई सारे बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा यूके और वूला भी होता है जो कि अनडाइंग श्राइन में होते हैं। फिर हमें सीन चेंज कर डार्क पर्पल डिस्क शेप यूनिवर्स शेप को दिखाया जाता है जहाँ पे वो 15 लेवल ऑफ क्लाउड से फ्लो करते हुए ह्यूज पिट की ओर निकल जाता है। यहाँ पे लू फेंग की ऑटमन शिप इतनी ज्यादा फास्ट नहीं थी और वो सिर्फ शिप से आ रहे थे, वो लू फेंग के ऑटमन शिप से भी बहुत ज्यादा फास्ट है। और यहाँ पे बाकी ने कहा था कि उसे आने में 6 से 10 दिन लग जाएंगे और यहाँ पे 6 से 10 दिन देखा जाए तो अर्थ के टाइम से ये 2 महीना बीत जाता है। और मैंने आपको ही पहले बता दिया है कि यहाँ का टाइम फ्लो बाकी सबसे अलग चलता है। और अब पे हमें सीन चेंज के ब्लड गॉड बाकी के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 बंदे ब्लड गॉड बाकी के पास आते। और अब पे हमें सीन चेंज के एंशिएंट गॉड रून्स के एक आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसी आइलैंड पे एक वॉरियर ट्रेन कर रहा होता है, वहाँ के चारों तरफ से ठीक ऑरा निकल रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं जो उसको लॉर्ड रॉड कह के पुकार रहे होते हैं और वहाँ पे वो सारा एरिया डोमेन लॉर्ड स्ट्रेंथ से कवर अप होता है और वो उस बंदे के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि वहां अपने आंखों को खोलता और यह कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम सबको अगर यहाँ पे आना होगा क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ तो तुम सबको पहले मुझे इन्फॉर्म करना होगा। और यहाँ पे हमें उसको दिखाया जाता जो कि एक हैंडसम यूथ होता है, फॉक्स लाइक आई होता है और उसकी ऐसी पावर होती है जैसे कि वो आराम से स्पेस को क्रम्बल कर सकेगा। फिर हमें यहाँ पे उन दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं कि हमारे हमारा मिस्टेक और उसके सामने झुकते हैं और यहाँ पे वो कहते हैं ठीक है बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। और फिर यहाँ पे वो कहते हैं गार्ड्स की यहाँ पे एक हिस्टोरिकल रिमेन्स है इस बॉटम ऑफ रिवर में। और ये सुनकर वो दूसरा बंदा भी कहता है हाँ यहाँ पे हिस्टोरिकल रिमोट्स है इस रिवर्स में, ये ऐसा ही है जैसे कि काउंटलेस ईयर पहले एक बैटल हुआ था शायद वहीं का ये रिमेन्स छूटा हुआ है। तो ये सुनकर वो फॉक्स लाइक यूथ भी अपनी आंखों से
ढूंढने लगता है और कहता है क्या हिस्टोरिक रेमिनेंट्स, क्या वो लेजेंडरी बैटल्स ही हैं, और वो कहता है जल्दी से मुझे वहां पे ले जाओ। और अभी की मर्तबा जब उसने ये सुना कि ये वहां का है तो उसकी आंखें भी एक्साइटमेंट से भर जाती है, उसकी चेहरा भी लाल हो जाती है। और फिर हमें उन दोनों गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कहता है हाँ, और अब फेमस सीन चेंज के हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बताया जाता है जहाँ पे ये एक एंशिएंट गॉड का पैलेस है जो कि एक ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट है, और वहाँ पे अनडाइंग बेइंग मिलके एक साथ आउटसाइडर को मारते, मतलब जितने भी बाहर से आते हैं वो सारे अनडाइंग बेइंग ग्रुप बनाते, मतलब कि उनका पर्पस ही है कि बाहर से आए हुए बंदों को चुन चुन के मारता। और यहाँ पे उन्हें भी नहीं पता था कि यहाँ पे कितना ज़्यादा इंटेंस बैटल होता है। फिर यहाँ पे हमें उन सारे बैटल्स के बारे में बताया जाता है कि इन सब के बैटल्स के बाद यहाँ पे अनडाइंग बेइंग से पावरफुल बेइंग मारे गए थे, और यहाँ पे उन्हीं के ट्रेजर्स छूटे हुए थे, और इन सबको वो लोग खोजते हैं आगे चलकर। और यहाँ पे जो जो ट्रेजर्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। और यहाँ पे हमें सिंचेंस का उस रिवर का सीन दिखाया जाता जिसकी रिवर की डीप 10,000 किलोमीटर डीप होती है। वहाँ पे हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है लॉर्ड हमने इस रेमनेंट को डिस्कवर किया, ये हमारे लक पे निर्भर करता है। और फिर यहाँ पे वो कहता है लक, तो बताओ मुझे ये तुम्हें कैसे मिला। और फिर वहाँ पे वो पूरी कहानी बताने लगती है जहाँ पे वो कहते हैं कि इस बॉटम ऑफ रिवर में कई सारे वाटर बेस्ड थे, वो सब एक दूसरे को मार कर खा रहे थे, और इन सब के बीच में से एक एंशिएंट डिकेड वेपन फ्लोट आउट कर रहा था। और हमने कुछ भी देरी नहीं की और हमने आपको आके इसके बारे में इन्फॉर्म करना ही सही समझा, और जैसे ही हम लोग ने इसको डिस्कवर किया तो आपको बताने आ गए। फिर ये पूरी कहानी सुन लेते हैं। फिर हमें उस फॉक्स लाइक यूथ को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि वो एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था जो कि अनडाइंग स्ट्राइन में न्यूट्रल किया गया था, और यहाँ पे उसको इन सारी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से भरा हुआ था। और इसको एक सस्पेंस को सुन के बहुत ज्यादा खुश होता, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होता। फिर यहाँ पे उसके बारे में कहता है कि ये जरूर एक अनडाइंग या फिर वर्ल्ड लीडर के वर्ल्ड स्टोरेज रिंग का होगा जिसमें से वो डिस्ट्रॉय हो गया होगा और ये वेपन उसमें से निकला होगा। फिर वो इसे सब के बारे में कहता है, और फिर ये सब बताने के बाद वो फॉक्स लाइक नीचे बॉटम में जाता है, वो अपने वर्ल्ड एनर्जी को यूज करके उसको स्कैन करने लगता है। उसको स्कैन करने के बाद वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कहता है कि हाँ ये जरूर एक वर्ल्ड का ही है। फिर वो वहाँ पे गड्ढा खोदने के लिए कहता है और कहता है देखो यहाँ पे कई सारे ट्रेस भी मौजूद होंगे। और फिर हमें सीन चेंज कर आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है ह्यूजिन आइलैंड जहाँ पे वही पैलेस होता है। वो फॉक्स लाइट ड्यूड वहीं पे खड़ा होता है, उसी की तरफ देख रहा होता है, और अभी की मर्तबा बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है और वो कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया, मैं क्यूआन ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स ट्रेजर को एक्वायर करूंगा। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से किसी भी अनडाइंग बेइंग को ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स मिला करते हैं। और आप फिर वहाँ पे उस स्टोरेज रिंग को पा लेता है जिनमें की कई सारे ट्रेस होते हैं, लेकिन कई सारे तो उसके लिए बेकार होते हैं। उनमें से कई सारे वेपन्स और मटेरियल्स भी होते हैं जो कहता है कि मैं इन सबको हैंडल कर सकता हूँ। और ये जेड गॉड स्टैचू जो यहाँ पे वो यूजलेस से बड़ी मुश्किल से, और हमें यहाँ उसके हाथों में 30 सेंटीमीटर टॉल स्टैचू को दिखाया जाता है जो कि हाफ ट्रांसपेरेंट और गोल्ड कलर का होता है। और उस स्टैचू को देखने से ही ऐसा लग रहा था कि उसके दिल की धड़कन में ट्रेम्बलिंग एनर्जी महसूस हो रही थी। और हमें बताया जाता है कि वो स्टैचू एक वाइल्ड बीस्ट की है जो कि एक लिजार्ड लाइक क्रिएचर विद लॉन्ग टेल और थिक लेग्स था। वहाँ पे उसके सर पे एक सिंगल हेड था और उसमें से मिस्टीरियस एंशिएंट स्टैचू में से एनर्जी निकल रहे थे। हमें उस फॉक्स लाइट ड्यूड को दिखाया जाता है जो कहता है ये जेड गोल्ड स्टैचू एक लेजेंडरी बेस्ड गॉड स्टैचू है, और मैंने इसके बारे में सुना था कि ये 18 टोटल में है, लेकिन इसके सिर्फ सेंटिमेंटल वैल्यू है और बाकी इसके कोई भी यूजेज नहीं है। और हमें बताया जाता है बेस्ड गॉड स्टैचू के बारे में जहाँ पे एक अनडाइंग स्ट्रेन में ये आइटम है जिसका वर्शिप किया जाता है। और यहाँ पे टोटल 18 मौजूद थे, और यहाँ पे जब टेरिफाइंग बैटल हुआ था तो इसमें से आधे गुम गए थे, और यहाँ पे अभी तक 3 ही फाउंड किए गए थे, मतलब अभी तक 3 ही मिले थे। फिर यहाँ पे उसके बारे में सोचता हूँ क्या आता है कि भले ये मेरे लिए यूजलेस है, लेकिन जबकि मर्तबा मैं इस स्टैचू को अनडाइंग स्ट्रेन में दूंगा तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाला है और मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। फिर वो अनडाइंग स्ट्रेन में इसके बारे में मैसेज भेज देता है कि मुझे एक बेस्ड गॉड स्टैचू मिल गया है। ये मैसेज बहुत ही सिंपल था। फिर यहाँ में सीन चेंज कर वो मैसेज को दिखाया जाता है जो कि मैसेज पहुंचने में 1.5 डेज लग जाते हैं उस अनडाइंग स्ट्रेन में पहुंचने के लिए।
और अब फिर हमें सीन चेंज कर उस बंदे को दिखाया जाता है जहाँ से वही दोनों लोग गुजरते हैं जो कि गॉड बाकी को वही मेडल्स देने के लिए जाने वाले थे और उन्हीं रास्ते में क्यूआन मिल जाता है जो कि फॉक्स लाइक यूथ होता है। और अब फिर वहाँ पे हमें उन दोनों बंदे को दिखाया जाता है जहाँ पे उस क्यूआन को देखकर वहीं पे रुक जाते हैं। वहाँ पे वो बंदे कहते हैं जो कि व्हाइट रॉब यूके होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे गॉड के ऑर्डर से आया हूँ ताकि मैं ब्लड रिवर मेडल्स को लॉर्ड बाकी को दे सकूं। और वो कहते हैं कि अभी के मरतबा हम लोग दो टीम के इन्वॉइस एंशिएंट गॉड ड्रीम से ही गुजर रहे थे और हमें ये न्यूज हमें अभी पता चली, इसी के मरतबा हम लोग तुम्हारे क्लोज थे तो हम लोग यहाँ पे तुमसे बीस्ट गॉड स्टैचू को लेने आ गए। और जब फॉक्स लाइक ड्यू ये सुनता कि लॉर्ड बाकी, तो वो कहता कि क्या तुम लोग लॉर्ड बाकी की तरफ जा रहे हो? मैंने सुना कि उनकी ऑरा ट्रेनिंग बहुत लंबे समय से चल रही है और उन्होंने ऑलरेडी 8 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया। तो व्हाइट बंदा कहता है हम तुमने सही कहा। और वो बंदा कहता है जिसने कि उस स्टैचू को पाया होता है, कहता है चलो ये बहुत ही अच्छा सरप्राइज है, मैं भी उनसे मिल लूंगा, मैं लॉर्ड बाकी को फॉलो करता हूँ, मैंने सुना कि उनकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हाई है और मैं अभी तक उनसे मिला नहीं हूँ। अब यहाँ पे कंपेयर किया जाए उस बंदे की और बाकी से तो उनकी एज, पोजीशन, उनकी कंपैरिजन बहुत ही आगे। वहीं पे अगर देखा जाए तो फॉक्स सेक्टर लॉर्ड लेवल 3 का बंदा है, लेकिन ब्लड गॉड बाकी वो तो अपने पाइनेकल ऑफ सेक्टर लॉर्ड के बहुत पहले पहुंच चुके हैं और वो ट्रिलियंस ईयर जीनियस में गिने जाते हो। अभी के मर्द वो जब भी चाहे अपने ब्रेक थ्रू करके अनडाइंग बीइंग बन सकते हैं। और पोजीशन की बात करें तो उसकी पोजीशन यहाँ तक कि अनडाइंग स्विंग्स के अनडाइंग बीइंग से भी ज्यादा ऊपर कह सकते हैं। यहाँ पे वो लोग उसी की तरफ निकल जाते हैं। व्हाइट गॉड बंदा भी कहा था चलो हम लोग चलते हैं और वो पर्पल शिप वहां से स्काई में फ्लीट कर जाता उस पीट की तरफ। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लू फेंग को ब्लड गॉड स्टैचू दिख जाता है और लू फेंग उन सबको लेने वाला, देखते कि लू फेंग आखिर उनको कैसे लगता है, क्योंकि वो लोग सेक्टर लॉर्ड के बंदे। लू फेंग उनसे कैसे वो ब्लड गॉड बीस्ट का स्टैचू ले पाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।